हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलाम लॉ। कोलाम लॉ क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अगर हम दो चार्ज लेते हैं Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r²। और एंड एक्टिंग अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज को जो लाइन जोड़ने वाली होती है उसके अलोंग लगता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। व्हाट इज के? के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको डायरेक्टली को हटा के लिया गया है। इस फार्मूले की खोज की थी कोलाम ने, ऑगस्टिन डी कोलाम। ऑगस्टिन डी कोलाम invented a torsion balance to quantify का मतलब होता है अमाउंट, to quantify the force in 1785 में इसने इस लॉ को दिया था। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और ऑगस्टिन डी कोलाम ने एक टॉर्जन बैलेंस होता है जिसकी सहायता से ये फार्मूला सेटअप किया था। इसमें उसकी 11 साल की मेहनत है। टू क्वांटिफाई द फोर्स को कि कितना फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में। तो हमने पढ़ा यहाँ तक ये फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाई r²। के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और के की वैल्यू निकाली इन्होंने 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम स्क्वायर। ये यूनिट है के की। ये कैसे आई? इन सब को उस तरफ ले चलते। F r² बाई Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, चार्ज कोलाम और कोलाम स्क्वायर का ऊपर जाएगा तो कोलाम का नेगेटिव हो जाएगा। डायमेंशंस क्या होंगे के की? डायमेंशंस ऑफ के ये निकालने आते हैं पेपर के अंदर, डायमेंशंस ऑफ के, क्योंकि 1 नंबर में आ जाता है। तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं हम। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/l(t)-2। आर का डायमेंशन क्या होता है? l2 क्योंकि डिस्टेंस है। Q1 का होता है at और दूसरे का भी at। तो l1 और l2 l3 t, एक और एक दो नीचे ऊपर जाके -2 हो जाएंगे, -2 पहले से t -4 और a -2 ऊपर चला जाएगा। These are the dimensions of k। k को हम एक अनदर कांस्टेंट में लिखते हैं। k इज इक्वल टू 1/4π ε0। व्हाट इज ε0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है कि अगर हम दो चार्ज को एयर में रखते हैं या वैक्यूम में रखते हैं तो वो मीडियम, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मीनिंग क्या है कि हाउ वेल ए मीडियम अलोज इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। वाटर मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जाने देता है अपने अंदर से, एयर है वो कैसे जाने देती है, ऑयल है वो कैसे जाने देता है, ग्लास है वो कैसे जाने देता है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, हर मीडियम की अलग अलग होती है परमिटिविटी। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू होती है ε0 इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से निकाल सकते हैं हम के की वैल्यू, हमको पता है
4 और पाई की गुणा इसके साथ करा देंगे तो एप्सिलॉन नोट क्या जाएगा। इसकी यूनिट क्या होंगी, के से अपोजिट यूनिट होंगी इसकी, क्योंकि के और एप्सिलॉन नोट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो के की यूनिट है न्यूटन, तो यहाँ हो जाएगी न्यूटन पर न्यूटन। मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर, और कोलम पर स्क्वायर है तो कोलम स्क्वायर, और ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नोट इज दिस। अब इस फार्मूले को हम के की जगह वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी रख सकते हैं। हेंस फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 by R square. दिस इज ओवर स्टैंडर्ड फार्मूला, ये हमें बहुत ज़्यादा यूज होगा बार बार। हम के भी लिख सकते हैं किसी भी फार्मूले, कहीं पर भी कोलम ला यूज करते वक्त आखिर में फिर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम 9 × 10⁻⁹ किसी भी न्यूमेरिकल में, इसलिए हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी हमारा काम चलता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि जो है फोर्स है ये एक वेक्टर है। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का हम पढ़ चुके हैं +1 क्लास में कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी तो डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में लगने वाला है फोर्स। तो अब हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि फोर्स किस तरफ लग रहा है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म। कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई भी ओरिजिन ले लेंगे हम, ये एक्स, ये जेड डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये ओ है। यहाँ हम कोई भी दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। वो ओरिजिन है हमारा, हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों चार्ज को, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। तो ये दोनों चार्ज Q2, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, और इस चार्ज पॉइंट को नाम देते हैं हम B। R1 क्या है, इज इक्वल टू OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एट A। और इसी प्रकार R2 क्या है, OB वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 एट B। अब बात आती है, अगर एक वेक्टर लीडिंग है 1 से 2 की तरफ, मतलब चार्ज Q1 से Q2 की तरफ, तो इसको नाम देंगे हम R21। ये आप लिखना सीख लीजिए। अगर हमारा डायरेक्शन वेक्टर का किस तरफ है, 1 से 2 की तरफ है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज R21। अगर हमारे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ है, तो हम लिखेंगे 1 से 2 की तरफ। यह है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, सेकंड पोजीशन की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार R12 क्या होगा, 2 से 1,
वेक्टर लीडिंग फ्रॉम पोजीशन टू सेकंड टू पोजीशन 1। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इस चीज का। अब अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स है, अब एक चीज और लिख लेते हैं, 1 चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। क्या कहेंगे? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसी प्रकार एक और बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिख लेते हैं। ये फोर्स इस तरफ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं हम F21, और इसको नाम दे देते हैं हम F12 वेक्टर। सबसे पहले हम F21 को निकाल लेते हैं। एक चीज और लिख लेते हैं पहले, R21 को हम कैसे लिख सकते हैं? R21 वेक्टर कैप लिख लेते हैं, डायरेक्शन R21 का है, क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड इसी प्रकार R12 वेक्टर यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12 बाई R12। ठीक है, और ये डिस्टेंस दोनों चाहे हम इसको R12 बोले चाहे R21 बोले, एक ही बात है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो सकती है वेक्टर बदलने से। तो अब फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R21 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन 1 to 2, तो R21 का कैप। देखिए फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, और किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है उसका मैग्नीट्यूड गुणा में उसका यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए R21 की डायरेक्शन किधर है? R21 की डायरेक्शन ये रही, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ R21 की डायरेक्शन है, 1 से 2 की तरफ। और F21 की डायरेक्शन क्या है? इस यही डायरेक्शन F21 की है। तो क्या है हमारे पास यहाँ आ गया है कि जो R21 वेक्टर है वो पैरेलल है किसके? F21 की। ठीक है, R21 वेक्टर क्या है? पैरेलल है F21 के। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है कि फोर्स इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड गुणा में उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया? ये R21 का स्क्वायर, और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 की तरफ। ठीक है, अब R21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर बाई R21 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21 की Q, और R21 का वेक्टर हो जाएगा। क्यों? R21 का स्क्वायर है यहाँ पर। R21 वेक्टर किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर। R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, तो R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड वो इसके साथ कर दिया तो पावर 3 हो गई। तो ये हमारे पास फार्मूला गया है किसका? कि सेकंड चार्ज के ऊपर 1 की वजह से क्या फोर्स लग रहा है। अब दो केस आते हैं। केस 1, if Q1 and Q2 are of same polarity charges, तो या तो दोनों पॉजिटिव के हैं या दोनों नेगेटिव के हैं। तो हमें पता है
कोई भी दो पॉजिटिव नंबर की गुना करते हैं तो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव की करते हैं तो पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब है कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन को देखिए आप, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 को देखिए, अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, डिस्टेंस का स्क्वायर पॉजिटिव है, K की वैल्यू पॉजिटिव है, तो F21 किसके पैरेलल होगा? R21 के पैरेलल होगा। Hence F21 वेक्टर is along R21 वेक्टर। या थर्ड सेकंड देख लीजिए, क्योंकि F2 ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव रहेंगी तो ये F21 वेक्टर इस R21 वेक्टर के अलोंग रहेगा। वेक्टर इज अलोंग R21, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1 चार्ज है 2 पर उस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और उस तरफ फोर्स लगाएगा तो फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। इसी प्रकार केस सेकंड क्या कहता है? इफ Q1 and Q2 are of opposite polarity, अगर दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं तो क्या होगा? देन जो Q1 और Q2 की जो गुना है, जो प्रोडक्ट है, वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है F21 इज, ये मैग्नीट्यूड को मैं छोड़ देता हूँ, साइन लेता हूँ, माइनस ऑफ R21। देखिए दो वेक्टर, एक साइड प्लस साइन हो, दूसरी साइड माइनस साइड हो, दो वेक्टर फॉर्म का, ये एक वेक्टर फोर्स है, ठीक है। फोर्स इज वेक्टर, R21 इज आल्सो ए वेक्टर, और इन एक का साइन है प्लस और एक का है नेगेटिव। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देन फॉर F21 इज अपोजिट टू R21 वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसा हो गया यहाँ पर? फोर्स इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो फोर्स कैसा हो जाता है उस टाइम? अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। फोर्स अट्रैक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज सेम पोलरिटी के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होता है, और सेम पोलरिटी के हो तो अपोजिट पोलरिटी के हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एक चार्ज पॉजिटिव कहीं भी मिले, एक चार्ज नेगेटिव मिले, तो डायरेक्शन अपोजिट ऐसे होंगी, ठीक है। मैं एक बार ले लेता हूँ छोटा सा, यहाँ पर ये मिटा देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इसको इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा और ये इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अब एक और चीज है इससे आगे थोड़ी सी, कि जो F21 है, F21, तो F12 क्या होगा हमारा? F12 वेक्टर सिंपल है, K Q1 Q2, R21 की जगह क्या आ जाएगा? R12 और R12 का वेक्टर। और आपको पता है R12 की डायरेक्शन ये है और R21 की ये है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो R21 वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ R12 वेक्टर। जो 2 से 1 की तरफ है वो R21 का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 का Q, और माइनस साइन आ जाएगा R21 का वेक्टर। और नीचे तो R12 हो चाहे R21 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस ही है वो। तो ये हमारे पास फोर्स F12 की आ क्या गया है? दिस इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं?
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस। तो कोलॉम लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कि एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है F21 और F12 इस तरफ, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, ये कोलॉम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। ठीक है, इसके बाद हमने अब तक पढ़ा है फ्री स्पेस का। अगर कोई मीडियम हो तो उसमें दो चार्ज को रखें, फिर क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसमें लेते हैं इफ Q1 and Q2 are two charges placed in a medium other than air apart distance r between them। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 या के लिख लेते हैं, के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। फोर्स इन एनी मीडियम, क्वेश्चन नंबर 1। इफ दीज टू सेम चार्जेस, if these two charges placed in air at same distance, अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर एयर में रखा जाए तो फोर्स क्या होगा, F0। के की जगह हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम, हर मीडियम की अलग परमिटिविटी होती है। F0 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो 1 और 2, सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F0 बाई Fm, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर गुणा में, ये उल्टा हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई, तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कैपिटल के से लिख लेंगे। व्हाट इज कैपिटल के, इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज के, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुणा में फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर आपको किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, और आप उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि वाटर है, वाटर का के होता है 81। ठीक है, तो फोर्स इन वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इन वाटर
दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन अभी बताया किसी भी मीडियम की अगर हमें परमिटिविटी निकालनी है तो क्या करेंगे, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन फ्री स्पेस एप्सिलॉन नोट से गुणा करा दीजिए। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 81 को हम बाहर ले लेते हैं, क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फ्री मीडियम में फोर्स हाफ नोट बाई 80, ये है फोर्स इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो चार्ज को एयर में रखते हैं और फिर उनको वाटर में रखते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर, तो जो एयर में जो फोर्स लगता है उसका 1/81 1/81 फोर्स। अगर सपोज करें एयर में 81 न्यूटन लगता है तो वाटर में कितना लगेगा, ओनली 1 न्यूटन लगेगा। ठीक है, 1/81 टाइम्स हो जाता है एयर के फोर्स के। ठीक है, ये है हमारा कोलाम लॉ और कोलाम लॉ इन वेक्टर फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, अगर ये अभी तो दो ही चार्ज का पढ़ा है हमने, आगे पढ़ेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज हो तो क्या होगा। ठीक है, ये आप कर लेना।